नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों बात करेंगे सीटेट सॉल्व पेपर की बात करेंगे। और आज जो है सीटेट माध्यमिक 6 to 8 क्लास का जो ओल्ड पेपर रहेगा 2019 का, जिसमें हम एसएसटी का सॉल्व पेपर करने वाले हैं, सामाजिक विज्ञान का। संपूर्ण हल सहित आपको A to Z बताएंगे और आंसर के साथ साथ वो भी चीज़ें बताएंगे कि आने वाले एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्या हो सकते हैं और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, संभावित प्रश्न क्या हो सकता है, इन फ्यूचर क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए। इन महत्वपूर्ण हम 60 क्वेश्चन को अटेंड करेंगे आपके एसएसटी के, जो कि दिसंबर 2019 में जो पेपर हुआ था उसका हम सॉल्व पेपर करने वाले हैं। तो आप सभी लोग तैयार हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न जो है आप लोगों के ऑलरेडी स्क्रीन पर आ चुका है और प्रश्न बहुत इंटरेस्टेड है, इसलिए सभी लोग ध्यानपूर्वक कमेंट करके बताना है और ये भी बताना है कि 60 प्रश्न में आपके कितना यहाँ पे आंसर सही होने वाला है। तो चलिए, जिसमें से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है भ्रंशोत पर्वत है। जी हाँ, इनमें से प्रश्न पूछा गया था कि भ्रंशोत पर्वत कौन सा है। तो सभी लोग जानते हैं कि भ्रंशोत पर्वत जो होता है वह होता है वासजेस पर्वत। भ्रंशोत पर्वत को और किस नाम से जाना जाता है? तो भ्रंशोत पर्वत को दोस्तों ब्लॉक पर्वत का निर्माण जो है पृथ्वी की ऊपरी सतहों या भ्रंशन के द्वारा भूभाग के जो ऊपर उठे होते हैं और बहुत बड़े भाग के टूटकर ऊर्ध्वाधर के रूप में विस्थापित हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा यूरोप की राइन घाटी और वासजेस पर्वत। अगर आपके वासजेस पर्वत आ गया, या अदर एक ऑप्शन आ सकता है, वह है कौन सा? हमने बताया यूरोप की, ठीक है, यूरोप की राइन घाटी, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों चीज़ें कुछ भी पूछी जा सकती। दूसरा कथन से रिलेटेड प्रश्न है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कथन दूसरा कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। दो दिए गए कथन। इसके बाद आपका जो प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प को देखना है कि ए व बी दोनों सही है या बी सही व्याख्या एक ही कर रहा है। ए व बी दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं हो पा रही है। ए सही है परंतु बी गलत है। ए गलत है परंतु बी सही है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनमें से अगर देखा जाए, जैसे आपके ऑप्शंस कह रहा है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, तो पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। तो इसी कारण से पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, इसी के कारण से, ठीक है। तो दोनों बातें सही दी गई हैं, इसलिए जो हमारा यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया गया था वह हमारा सही हो जाएगा। CBSE ने इसे सही माना है। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। कायंतिस सेल के बारे में दिए गए ABC कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, कायंतिस सेल के बारे में दिया गया है। कायंतिस सेल सभी लोग जानते हैं, आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप दाब के प्रभाव से कायंतिस सेल में परिवर्तित हो जाती है। कायंतिस सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। अब दोनों कथनों में से तीसरा कथन है कि संगमरमर एक कायंतिस सेल है। अब तीनों में बताइए कौन सा गलत कौन सा सही है। देखिए, यहाँ पे देखा जाए आग्नेय और अवसादी सेल जो होती है उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायंतिस सेलों में परिवर्तित हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे कह रहा है। साथ ही साथ कायंतिस सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाता है, ये भी बात सही है। और संगमरमर एक कायंतित सेल है। तो तीनों बातें हमारी सही दी गई है। तो हमारा जो सी ऑप्शन कह रहा है कि ए व बी तीनों सही है, वो से हम सही कर लेंगे। CBSE ने इसे सही माना है। तो
तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है CTET एग्जाम को फतेह करना। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? जी हाँ, जो अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड होते हैं वह वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं, और वह परत हमारी मध्यमंडल कहलाती है। ठीक है, समताप मंडल के ऊपर लगभग आप देखेंगे 50 से लेके 80 किलोमीटर की दूरी की ऊंचाई तक एक मध्यमंडल है, और इसमें अंतरिक्ष प्रवेश करने वाले उल्कापिंड जो होती है इस परत में जब आते हैं तो वे जल जाते हैं मध्यमंडल में। ठीक है, अगला प्रश्न है ऋतु प्रवास जुड़ा होता है। देखिए, ऋतु जो प्रवास होता है किससे जुड़ा होता है? तो वह लोगों के आवागमन से जुड़ा होता है। प्रवास मतलब आवागमन, सभी लोग जानते हैं, स्थान परिवर्तन। स्थायी पवनों के संबंध में कथन A और B पर विचार करना है और विकल्प को चयन करना है। स्थायी पवनों के बारे में देखिए, स्थायी पवनें जो होती हैं वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। अब इनमें से जो ऑप्शन है पवन के अकॉर्डिंग देखा जाए, पवन के संबंध में जो दिया गया है, स्थायी पवन के संबंध में कथन कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों सही है या दोनों गलत है? तो इसमें से देखा जाए ए व बी दोनों सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखिए, स्थायी पवनें सदैव एक ही क्रम में वर्ष भर जो है एक निश्चित दिशा की ओर चलती हैं, इसीलिए इसका नाम ही है स्थायी पवन। और इनके क्षेत्र में मौसमी स्थानांतरण भी होता रहता है, इसके कारण इसे स्थायी पवन कहा जाता है। क्या होता है यहाँ पे? मौसमी स्थानांतरण होता रहता है इनके क्षेत्रों में, इसलिए पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं, फॉर एग्जाम्पल। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के। दोस्तों, ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस ये किसके उदाहरण हैं? तो ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस के जो एग्जाम्पल्स हमारे कहला जाते हैं वह है उष्णकटिबंधीय घास के स्थल। जी हाँ, ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस जो उदाहरण होते हैं वह हमारे उष्णकटिबंधीय घास स्थल के होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार करना है कि जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तक उच्चावच पर निर्भर करती है। तो जलवायु के संबंध में हमारा कथन यहाँ पे देखा जाए, देखिए, जलवायु किसी स्थान के वातावरण की दशा को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जलवायु दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन नहीं होता। जलवायु क्या होता है? जलवायु जो होता है किसी स्थान के वातावरण की दशा को व्यक्त करने के लिए होता है। जलवायु जो शब्द होता है यह बड़े भूखंडों के लिए, बड़े कालखंडों के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो दोनों कथन यहाँ पे जो गलत दिए गए हैं, तो डी ऑप्शन को हम यहाँ पे CBSE ने इसे सही माना है। वहाँ की बात करेंगे अगले प्रश्न की कि नीचे दिए गए लक्षण दिए गए हैं ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करना है। पहला, यह परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा है ऊर्जा का स्रोत तब निमुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो इसमें जो है हमारा आ जाता है प्राकृतिक गैस, क्योंकि प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन होता है जिसे हम स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं, और यह वर्तमान में एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत भी है आपका प्राकृतिक गैस। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, भारत को शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? तो सभी लोग जानते होंगे, शायद मुझे लगे कमेंट भी कर चुके होंगे। हम बात करेंगे मैत्री अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका के। यह भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है, और मैत्री का जो निर्माण है आपके 1989 में किया गया था। कब किया गया है? 1989 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है खनिज के संदर्भ में सही नहीं दिया गया है? देखिए, खनिज की बात करें, खनिज सभी खनिज आध्यात्मिक होते हैं, यह गलत है।
खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ है, ये भी सही बात है। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश से निर्मित होते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन सभी खनिज धात्विक होते हैं, ये गलत है। ठीक है, खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोद कर यानी खदानों से खोद कर निकाले जाते हैं, और कुछ खनिज पदार्थ जैसे लोहा हो गया, कोयला हो गया, अभ्रक हो गया, ये हमारे कहलाते हैं। अगला प्रश्न है मिलान करना है, जिसमें से आपके ऑप्शंस है नर्मदा घाटी, बज्जी, गोरी पहाड़ियाँ, गंगा घाटी, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। और आपके ऑप्शंस सामने दिए गए हैं और नीचे आपके ऑप्शंस भी दिए गए हैं कौन किसका सही होगा। ठीक है, देखिए नर्मदा घाटी की बात करेंगे तो सभी लोग जानते हैं आखेट और संग्रहण की बात होती है। वज्जी की बात आती है तो यह आरंभिक गणतंत्र कहलाता है। गारो पहाड़िया का जो संबंध की अगर बात की जाती तो आरंभिक कृषि आ जाता है। गंगा घाटी की बात करते हैं तो लगभग 25 वर्ष पूर्व का एक शहर का नाम था। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ सभी लोग जानते हैं, यह हमारा हो जाएगा प्रथम नगर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शंस दिया गया था वह हमारा सी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। नो डाउट किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। देश प्रेम से जुड़े रहिएगा, देश से जुड़े रहिएगा, धरातल से जुड़े रहिएगा। आप हमेशा एक खुशहाल जीवन जिएंगे, सफलता अवश्य आपको प्राप्त होगी। दोस्तों नीचे दिया गया कथन और भारतीय इतिहास के तिथि और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में कथन है। कथन है हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश जैसी काल अवधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। दूसरा है लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। दोनों कथनों पर हमने विचार किया और दोनों कथनों पर विचार हमें प्राप्त होता कि ए गलत है किंतु बी सही है। अब क्यों सही है ये भी बताएंगे। देखिए भारतीय इतिहास में तिथि और काल को देखा जाए, भारतीय इतिहास में तिथि और काल को देखा जाए तो इसमें समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश जैसी उपयुक्त नहीं है, इसलिए पहला हम सही नहीं मानेंगे। अगर दूसरे कथन की बात करते हैं यहाँ पे तो भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न धर्म के लोग शासक शासन करते थे, इसलिए बी ऑप्शन हम सही कर लेंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। नीचे दिए गए कथन में 19वीं शताब्दी के नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में दिया गया है कि कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के लिए नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। दूसरा कथन है राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उल्लेखित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। देखिए 19वीं शताब्दी के लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में जो हमारा कथन कह रहा है, कथन दोनों हमारे सही दिए गए हैं, लेकिन जो कथन ए है वह बी की पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर पा रहा है। यानी कि ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखा जाए हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। जी हाँ, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। तो देखिए वह मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला ही हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पाषाणिक आवासीय पुरास्थल भीमबेटका है। आपने नाम सुना होगा किसका, भीमबेटका। और ये आदि मानव द्वारा बनाए गए शैलचित्र और शैलाश्रों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है।
और इसे भारत में आरंभिक मानव पर समझ के लिए एक प्राथमिक शोध भी माना जा सकता है। तो रायसेन जिले में है, जिसका भीमबेटका सभी लोग समझ गए होंगे। बात करेंगे प्रश्न की। दोस्तों, ब्रिटिश काल में पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था सरकारी संस्थानों में एक निश्चित फीस लेकर। साल भर फसल की कटाई के काम के समय छोड़कर वह जब खेतों में काम करते थे या वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। देखिए, ब्रिटिश काल से जो है पहले बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाता था, यानी ये पूछा जा रहा है। तो ये साल भर की फसल कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, क्योंकि ब्रिटिश काल में पहले जो गांव में पाठशालाएं छोटे छोटे केंद्र के रूप में हुआ करती थी। पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जाती थी। इसमें पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चे खेतों में काम करने वाले ही होते थे। जैसे आज तक चौपाल लगा लें, बैठ जाते हैं लोग, उसी प्रकार से पहले पढ़ाई हुआ करती थी। छोटे छोटे बच्चे, उनको जोड़कर उनको पढ़ाना, गिनती पहाड़ा, ये सब छोटे छोटे नॉलेज, किस्सा कहानी बोलना, ठीक है। इतना ज़्यादा जीके और ये चीज़ें तो नहीं हुआ करती थी। अगला कथन ए व बी में दिया गया 18-19वीं शताब्दी के रूप में राष्ट्र राज्यों के संदर्भ में दिया गया है कि 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों का यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। देखिए, इन दोनों कथनों पर हमने विचार किया और दोनों कथनों विचार करने पे हमें यह है कि हमारा जो पहला कथन है सही दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध हो गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो ये कथन गलत है। पहला कथन हमारा यहाँ पे सही दिया गया है, ठीक है। क्योंकि 19वीं शताब्दी में यूरोपीय महाद्वीप में राष्ट्रवाद की एक लहर चली थी। इसमें यूरोपीय देशों का कायाकल्प कर दिया गया था और इस दौरान बहुत से देश स्वतंत्र होकर राष्ट्र भी बने। लेकिन राष्ट्रवादी चेतना का उदय यूरोप के पुनर्जागरण काल से ही शुरू हो चुका था, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट करिएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, बीसी का तात्पर्य क्या होता है? देखिए, बीसी का तात्पर्य किससे होता है? बीसी का तात्पर्य होता है बिफोर कॉमन एरा। ईसाई धर्म के एक प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म के तिथि के पूरे समय को ईसा पूर्व या बीसी के रूप में जाना जाता है। ईसा पूर्व या बीसी, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। किसके? ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि के पूर्व के पूरे समय को। दोस्तों, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? कैसे जानते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र के पत्ने पुरास्थल से जो है शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले थे। इस रीजन से हम जानते हैं और इससे पता चलता है कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? देखिए, हड़प्पा सभ्यता का पतन की अगर बात करते हैं तो जंगलों का विनाश हो गया, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई और संबंधित नदियां भी सूख गई। देखिए, सभी का अलग अलग मत है इस पर, लेकिन जलवायु परिवर्तन आता है। इसके बाद नदियों का जलमार्ग परिवर्तित हो जाना, बाढ़ आना, ठीक है, आर्यों का आक्रमण करना, भूकंप आना, सामाजिक ढांचे में आपके बिखलाव, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत अगर देखा जाए, महायान आपने पढ़ा होगा टॉपिक, तो महायान बौद्ध के अंतर्गत देखा जाए कि बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। जी हाँ, महायान बौद्ध धर्म के दो प्रमुख शाखाओं में से एक माना जाता है। महायान ने बुद्ध को ईश्वर के तुल्य माना था और महायानियों ने ही संसार भर में बुद्ध की मूर्ति और प्रार्थना के लिए स्तूपों का निर्माण किया।
किसने किया है? महायानियों ने। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है कि खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? देखिए, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत अगर देखा जाए, प्रशासन और समेकन के संदर्भ में अगर देखा जाए, तो यहाँ पे इनका आता है कि दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। सभी लोग कमेंट करते रहिएगा, फीडबैक करते रहिएगा। दोस्तों, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, जनजातीय लोगों के इतिहास में पुनर्निर्माण में हमारा जो कथन सही है, पहले हम वो बात करेंगे। समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी। जनजातियों या जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया। जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों को एक दूसरे पर निर्भर रहे, लेकिन अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा। ये कथन आपका जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में कथन गलत है। दोस्तों, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? तो वह दोस्तों कहलाती ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर, ताकि जो भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। और सभी लोग परिचित होंगे, 1857 का विद्रोह के बाद ब्रिटिश भारत पर अधिकार कंपनी के हाथों में लेकर क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया था और कानून बनाने की जिम्मेदारी ब्रिटिश संसद को दे दिया। अगला, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? इनमें से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं? तो ये जानना जरूरी कि विशेषता भाई है कौन कौन। देखिए, मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, प्रतिनिधियों के हाथ निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, जनता के मतदान का अधिकार, ये तीनों प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता है। लेकिन जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता करना, यह प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता आपकी नहीं है, क्योंकि प्रतिनिधि लोकतंत्र में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और जनता का इसमें प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं होता है। फिर उनके जो प्रतिनिधि होते हैं उनका सहभागिता हो जाती है। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? तो छोटा तिब्बत सभी लोग जानते हैं, लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख जो है उत्तरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच में स्थित है। भारत में अपील प्रणाली या पौनवार्दिक प्रणाली किसे कहा जाता है? तो भारत में इसे निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान अपील प्रणाली या पौनवार्दिक प्रणाली कहा जाता है। और ये भारतीय न्यायपालिका आम कानून पर आधारित एक प्रणाली है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं? देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि यह उत्तरी मैदानों में दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। यहाँ कोयला, लौह, अयस्क जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्ण नदियाँ मौजूद है। ये कथन गलत है, क्योंकि महानदी और कृष्ण नदी पूर्व की ओर में बहती है और यह हमारा कह रहा पश्चिम की ओर, इसलिए यह आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, महानदी और कृष्ण नदी कहाँ बहती है? पूर्व की ओर बहती है। ये भी आपको ध्यान देना है। और ये बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं? महानदी और कृष्ण नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है अफ्रीका के बारे में सही दिया गया? देखिए, अफ्रीका की अगर बात करें कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर रेखा गुजरती है। जी हाँ, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें ये कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं गुजरती, इसकी विशेषता है। अगला है, भारत के दक्षिण भागों
विशेषकर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्यों क्यों किस रीजन से होती है? आपने दक्षिण भाग में देखा होगा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। इसका रीजन क्या है दोस्तों? तो इसका मुख्य एक ही रीजन है और रीजन यह है कि यह पवन स्थलों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। पवन स्थल क्या होते हैं? भागों से अपने अपने लौटकर बंगाल की ओर बहती हैं, जिसके कारण से यहाँ पे विशेषकर दक्षिण भागों में आपके वर्षा होती है, वो भी शरद ऋतु में। दोस्तों जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया? तो कोस्टा रिका उपागम जो है ये सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्चा किया जा सके, इसलिए इसे किया गया है। क्योंकि कोस्टा रिका मध्य अमेरिका में कैरिबियाई क्षेत्र में स्थित एक देश है जो कि 20वीं शताब्दी के मध्य में एक 44 दिन के भयंकर गृह युद्ध के बाद 1949 में इस देश ने अपनी सेना समाप्त कर दी थी। दोस्तों 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को खालिस्तान यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए किया था। तो 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचने के लिए क्या किया गया था? तो उसके लिए दोस्तों कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए किया गया था। क्योंकि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय अगस्त 1997 में कब किया गया था? अगस्त 1997 में विशाखा तथा अन्य बनाम राजस्थान सरकार तथा अन्य में जारी एक ऐतिहासिक निर्णय में कहा गया कि उत्पीड़न की हर घटना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्त होता है? कौन जो भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्त करते हैं? और वह होते केंद्र सरकार। अनुच्छेद 153 के मुताबिक देश के प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। साथ ही एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया भी जा सकता है और राज्यपाल की नियुक्ति देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के अधीन होती है, हाथों में होती है। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं? सिंपल सा प्रश्न है, ये सभी लोग जानते हैं। देखिए पटवारी हो गया, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी हो गया, लेखपाल हो गया, तीनों ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी हैं। लेकिन नगर निगम वार्ड काउंसलर ये नहीं है, क्योंकि ग्रामीण और नगर निगम ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी ठीक है, क्योंकि नगर निगम का चुनाव जो है शहरी क्षेत्रों में होता है, इसलिए बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। दोस्तों भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए DK वासु निर्देश क्या है? तो जो भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो निर्देश दिया गया था DK वासु, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये दोस्तों गिरफ्तारी, नज़रबंदी, पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़ा एक निर्देश है जिसे DK वासु कहा गया है। अगला वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? तो वह दोस्तों अनुसूचित जनजातियाँ। द्वितीयक स्रोत एक उदाहरण है। तो द्वितीयक जो स्रोत होता है किसका उदाहरण होता है? यह हमारे अतीत फर्स्ट कक्षा 6 के लिए NCERT की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित और कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। अब ये दोनों कथन सही दिए गए कि गलत दिए गए? देखिए दोनों कथन हमारे सही दिए गए, क्योंकि परीक्षाएं तंत्र सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा।
यानी स्मृति यानी याददाश्त की दस्तक के दूर परीक्षण पर जोर दिया जाए। ये बदलाव जो किया गया है ये तनाव को कम करेगा। दोनों बातें सही दी गई हैं। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? जब आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, सामाजिक विज्ञान के बनेंगे, एसएसटी के भी अध्यापक टीचर्स बनेंगे, सोशल साइंस के बनेंगे, तब आपका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तब आपका मुख्य उद्देश्य सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना। अगला, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षार्थी को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत हैं। दोस्तों, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? इसका रीज़न क्या है? देखिए, इसका रीज़न यह है कि फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती है। फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति प्रेरित करते हैं। फिल्में ऐसी कहानियाँ, संवादें और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमें या हमसे दूर हो सकती हैं। फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने को प्रोत्साहित करती है। देखिए, एक वस्तुनिष्ठ और एक ही तरीका, ये निगेटिव दिया गया है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। यानी ए बी सी तीनों जो है ऑप्शन सही हो गए, यानी कि जो पहला ऑप्शन दिया गया वह हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में कथन कौन सा सही होगा? देखिए, मानचित्र के प्रयोग में देखा जाए तो यहाँ पे कि मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है, ये हमारा सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों के जीवन के अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या चाहिए? देखिए, शिक्षार्थी के जीवन को अगर अधिगम को जोड़ने का प्रयास करना है तो एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या चाहिए? एक सामाजिक विज्ञान को शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को जानबूझकर सुस्पष्ट शामिल करे और इसके साथ साथ शिक्षार्थियों को अपने उदाहरण अनुभवों को कक्षा में साझा करने का लिए मौका देना चाहिए। ए और सी ऑप्शन देखिएगा, बी ऑप्शन हमारा कह रहा है जो कि हमारा सही हो जाएगा। अगला दोस्तों, इतिहास पढ़ते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। इतिहास जब पढ़ेंगे तो वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है और इस चार्ट में किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन और विकास को चित्रित करने के लिए भी होता है, अनुक्रम प्रक्रियात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए भी होता है, एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए भी होता है। लेकिन शिक्षार्थियों की स्थान की अवधारणा को विकसित करना ये नहीं होता, क्योंकि वंशावली चार्ट यहाँ के बात कर रहे हैं। तो वंशावली चार्ट के लिए ए व बी सी तीनों होंगे, यानी कि जो पहला ऑप्शन कह रहा है वह हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग शासकों के वंशावली को दर्शाने के लिए किया जाता है। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। चलिए सभी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के लिए साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूल करना चाहिए? विद्यार्थी बालक बालिका कैसा है? दृष्टिबाधित बालक है और उसके साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आप किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे पूछा किया जाए तो इन कथनों में हमारा पहला आ जाता है कि यह उपयोगी या उपयोगीवादी दृष्टिकोण से प्रेरित होता है, यह शिक्षार्थी की खोज बना देता है, यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानते हैं। तो ए बी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। सी से नहीं होगा क्योंकि यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है। तो प्रोजेक्ट विधि एक शिक्षक केंद्रित पूर्ण रूप से मान लिया गया है, यह हमारे इसलिए नेगेटिव होगा, यह प्रोजेक्ट विधि पर सही नहीं होगा। ठीक है, सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे डी.वी. किलपैट्रिक। इनके प्रयास द्वारा सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि लाई गई और इन्हीं के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाभाविक वातावरण अधिक उपयुक्त होता है।
अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी? आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न को देखा जाए, अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अध्यापिका अपने बालक बालिकाओं को, अपने शिक्षार्थी विद्यार्थी को किस प्रकार के रूप में देखेगी? तो इसमें देखा जाए तो वह दोस्तों सामाजिक प्रक्रिया में खोज करने के उत्सुक के रूप में देखेगी, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील के रूप में, समस्याओं के समाधान के सुझावों को कोशिश करने के रूप में। लेकिन विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करना ये नहीं होगा। ABC ये कथन होंगे, तो ABC यानी कि कह सकते हैं बी ऑप्शन जो हमारा कह रहा है वह हमारा सही हो जाए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान के पाठचर्या को अधिक समावेशी बनाने में कौन सहायक हो सकता है? देखिए, अधिक समावेशी बनाना है तो इसके लिए हमारे जो सहायक होंगे वह दो ही हैं, और वह दो ऑप्शन हैं। पाठचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों को जोड़ना और विभिन्न स्रोतों को शामिल करना आधिकारिक निम्न वर्गीय प्रसंगों के। ये जो हैं जो सामाजिक विज्ञान के पाठचर्या को अधिक समावेशी बनाने में सहायक हो सकते हैं। ए और सी यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? ये आपके एसएसटी के पेडागोजी के क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करना है। तो विविधता को कौन दर्शा रहा है? विविधता को यह दर्शा रहा है कि जो परितोष को बंगला अच्छी आती है और वह सुचिता हिंदी में बोलती है। अब देखिए, विविधता दर्शाना है तो परितोष को बंगला अच्छी आती है और वही सुचिता हिंदी बोलती है, तो क्या विविधताएं हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को समझना है और इसी तरह फीडबैक आप सभी लोगों को करते रहना है। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की कि एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षिक भ्रमण में जीरो, बोमडिला, नमदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग, लिनसांग गाँव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण के लिए दो राज्यों को इंगित करने के लिए कहेंगे? किस माध्यम से कहेंगे? तो वह आपके अरुणाचल और मणिपुर के मानचित्र पर, क्योंकि बोमडिला दर्रा तथा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, और किसी में भी अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन नहीं दिया गया है, ये चीज़ समझना जरूरी है। दोस्तों, सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल छोड़कर। किसको छोड़कर सभी करेगी प्रोत्साहित? यानी एक निगेटिव हमें ढूंढना है, और निगेटिव कौन सा है कि प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे कि वह बेहतर बन सके। समान उत्तर देने से बेहतर नहीं बनता है। विद्यार्थी बेहतर कब बनता है? जब शिक्षार्थी दूसरों के स्थानीय अनुभवों को पढ़ना, उनके अनुभवों को खोजने के लिए कहना, विद्यार्थियों को दिए गए विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना, उसे अधिगम की जांच के लिए वैध स्वीकार करना, ये चीज़ें होनी चाहिए। आइए बात करते हैं प्रश्न की। निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। देखिए, जेंडर रूढ़िवादिता में देखा जाए लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने के प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। अब यहाँ पे दोनों की सहभागिता दे दिया गया है, इसलिए यह जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं होगा। बाकी आपके जो दिए गए हैं वह आपके हो जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है?
देखिए, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को अगर प्रभावी भी बनाना है तो उसके लिए आवश्यक यही होता है कि सभी जो गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन किया जाए और स्रोत के ट्राईएंगुलेशन अर्थात त्रिकोणीयन को प्रमुखता दिया जाए, क्योंकि शैक्षिक संस्थानों में सामाजिक विज्ञान विषयों की शिक्षा दी जाती है और सामाजिक विज्ञान विषय के माध्यम से बच्चों को विकास की गतिशील से परिचित करना आवश्यक होता है और इन्हीं में ही उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो आसानी से बच्चे समझ सकें, आसानी से समझ सकें। अगला, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? तो कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके किया जा सकता है। भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर किया जा सकता है। सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके किया जा सकता है, अर्थात इन तीनों के द्वारा किया जा सकता है, अर्थात बी ऑप्शन के द्वारा किया जा सकता है। दोस्तों, इतिहास शिक्षण शास्त्र का प्रयास क्या करेगा? जो इतिहास शिक्षण शास्त्र होता है प्रयास करेगा कि क्या प्रयास करेगा? देखिए, इतिहास जो शिक्षण शास्त्र होता है वह प्रयास यही करेगा कि इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित हो, इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजे, इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों को रख सके। इस करेगा, यानी ए, बी और डी को करेगा। सी को क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इतिहास व्याख्यानों के विभेद में संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे। अब व्याख्यानों में यहाँ पे विभेदन का संलग्न की बात कर रहा है, तो विभेद की बात कर रहे हैं, इसलिए आपका ये नहीं होगा। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? जी हाँ, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकारा गया है? और वह दोस्तों जीवन। संविधान के अनुच्छेद 21 व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार दिया गया है और प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं? लोकसभा में जो मनोनीत होते हैं उनकी संख्या 2 होती है। अनुच्छेद 331 ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति लोकसभा के में जो है 2 सदस्य जो है मनोनीत करते हैं। इसके बाद है 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर क्या हो गया था? 2006 में जो नेपाल सरकार है वह इसका रूप राजतंत्र से बदलकर लोकतंत्र किया गया था 2006 में। तो दोस्तों, ये एसएसटी का सवाल पेपर था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है। बाकी जो भी कमेंट रहा हो, जो भी पेपर चाहिए, सारे पेपर आने वाले हैं सवाल पेपर, तो इस टीटी फैमिली को ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए, तैयारी मजबूत कीजिए और इस बार सी-टेट एग्ज़ाम को फतेह कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर अगले अपडेट